हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद शिव की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और जैसा कि चलते हैं अपन ने कल की क्लास के अंदर फोर्थ लेसन स्टार्ट किया था, चौथा लेसन जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक पर आधारित था। जिसके अंदर अपन ने कल की क्लास में क्या पढ़ा था? कल की क्लास में कार्बन के बारे में पढ़ा था, सामान्य जानकारी पढ़ी थी कार्बन की कि वास्तव में कार्बन होता क्या है और कार्बन को क्यों पढ़ा जाता है, इसके बारे में पढ़ा था। और उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि कार्बन जो होते हैं उसकी संयोजकता 4 होती है, वो इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, अन्य यौगिकों के साथ में क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। और आदान प्रदान करके जो बंध बनाते हैं वो वाले बंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। और ऐसे आबंध जो होते हैं वो आणिक आबंधों से भिन्न होते हैं, उनकी तुलना में इनके गलनांक क्वथनांक जो होते हैं वो कम होते हैं। उसके बाद में अपन ने इन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के आधार पर अपन ने बिंदु संरचना पढ़ी थी कि बिंदु संरचना किस हिसाब से बनाते हैं। और आज चलते हैं आज की क्लास में अपन आगे, और आगे चलते हुए आज की क्लास में अपन पढ़ते हैं क्या, आज की क्लास में अपन पढ़ते हैं कार्बन के अपर रूप। आज की क्लास में पढ़ते हैं क्या अपन, कार्बन के अपर रूप। देखिए अपर का मतलब क्या होता है, अन्य, और रूप का मतलब शक्ल। यानी कार्बन जो होता है वो अन्य रूपों में भी पाया जाता है, कि जो वास्तव में उसका रूप है वो तो होता ही है, वैसे ही उसके और भी रूप होते हैं, वो होते हैं अपर रूप। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि कार्बन कार्बन विभिन्न भौतिक गुणों के साथ, कार्बन विभिन्न भौतिक गुणों के साथ, उसके भौतिक गुण होते हैं उनके साथ में, कार्बन विभिन्न भौतिक गुणों के साथ, विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है, विविध रूपों में। हालांकि इसकी परिभाषा भी बना सकते हो आप, पर ये ठीक है, कार्बन विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है, विविध रूपों में पाया जाता है, विविध रूपों में पाया जाता है, जिसे कार्बन के अपर रूप कहते हैं, या ऐसे लिख दो जिसे अपर रूप कहते हैं, ऐसे लिख दो कार्बन के अपर रूप कहते हैं, जिसे कार्बन के अपर रूप कहते हैं, अपर रूप, कार्बन के अपर रूप कहते हैं। ये तो बात सिंपल सी है, इसको याद रख लेना है ना। सामान्यतः जो कार्बन होते हैं उसके दो अपर रूप पढ़ते हैं अपन। सामान्यतः कार्बन के दो अपर रूप होते हैं। हालांकि अपर रूप तो अपन इस लेसन के अंदर भी कितने पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, परंतु सामान्यतः जो कार्बन होते हैं उसके दो ही मुख्यतः अपर रूप होते हैं। सामान्यतः कार्बन के दो अपर रूप पाए जाते हैं, कार्बन के दो अपर रूप पाए जाते हैं, दो अपर रूप पाए जाते हैं। पहला क्या हो जाएगा, हीरा, और दूसरा क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। ये दो इसके मुख्य अपर रूप है, ग्रेफाइट। एक अन्य और लिख दो, आपको याद रखना है, तथा, इसके आगे लिख दो, तथा एक अन्य अपर रूप, तथा एक अन्य अपर रूप फुलरीन भी पाया जाता है, अन्य अपर रूप फुलरीन भी पाया जाता है, फुलरीन भी पाया जाता है। ये सिंपल सी बात याद रखनी है आपको अपर रूप के बारे में, कि विभिन्न भौतिक गुणों के साथ में कार्बन जो है वो विविध रूपों में पाया जाता है, जिसे अपन अपर रूप कहते हैं। सामान्यतः मुख्य रूप से कार्बन है वो दो अपर रूपों में पाया जाता है, हीरा और ग्रेफाइट के रूप में, और एक अन्य तत्व है या अन्य अपर रूप है उसका, जिसको अपन क्या कहते हैं, फुलरीन कहते हैं। इतना सा ध्यान रखना। अब अपन इन तीनों अपर रूपों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं कि ये तीनों अपर रूप कैसे होते हैं, क्या टाइप के होते हैं। तो पहली बात करूं मैं किसकी, हीरे की, यानी हीरा क्या होता है। देखिए पहली बात तो अपन ने पीछे भी पढ़ा था, आपको याद हो तो, हीरा क्या होता है कि प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर तत्व है वो कौन है, हीरा है। तो पहली बात मैंने वहां भी लिखवाई थी, यहां भी मैं लिख देता हूं, याद रखनी है आपको। पहली बात क्या याद रखनी है कि प्रकृति में पाया जाने वाला, किसमें, प्रकृति में पाया जाने वाला, प्रकृति में पाया जाने वाला, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर तत्व है,
सबसे कठोर तत्व है। आपको पूछ लेंगे 1 नंबर का कि प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे कठोर तत्व का या पदार्थ का नाम लिखे, तो वो कौन है? हीरा। इससे कठोर कुछ भी नहीं होता प्राकृतिक रूप से। कृत्रिम रूप से तो बहुत सारी चीजें हैं जो हीरे से भी क्या होती हैं? कठोर होती हैं। पहली बात याद रखना। दूसरी बात क्या याद रखना? दूसरी बात याद रखना कि हीरा जो होता है इसकी संरचना, हालांकि मैं इससे आगे जो क्लास होगी उसमें अलग ही मैं तीनों संरचनाएं बना के बताऊंगा, हीरे की, ग्रेफाइट की और फुलरिन की। इसके बाद की जो क्लास होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन तीनों की मैं अलग से संरचना बना के बताऊंगा, किस हिसाब से संरचना बनाते हैं, वो भी मोस्ट है। देखिए कार्बन में क्या होता है कि कार्बन की आपको पता है संयोजकता 4 होती है, और इस हीरे की जब संरचना बनती है तो उसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु यानी एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से आपस में क्या होता है? जुड़ा रहता है। तो ये लिखना है, इसमें क्या लिखना है कि इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से, 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से, 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से संयोजित होकर या जुड़कर, अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से संयोजित होकर दृढ़ मतलब एकदम दृढ़, कठोर, दृढ़ त्रिआयामी मतलब थ्री डायमेंशनल, त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं। मतलब 2D और 3D का मतलब समझते हो, द्विआयामी और त्रिआयामी। मतलब जिसको बोर्ड पे बना दे, ये सर्कल है, वृत्त है, ऐसा का ऐसा ही होता है, बोर्ड पे बना दिया, ये द्विआयामी संरचनाएं हैं। त्रिआयामी जैसे गोला होता है, तो गोला ऐसा नहीं होता, भी गोले को बोर्ड पे नहीं बना सकते, गोला ऐसे होता है ना, ये वृत्त है, बना सकते हैं। तो ऐसे 3D संरचनाएं बनती है, त्रिआयामी संरचनाएं बनती है किसकी? हीरे की। आगे चलिए देखिए, त्रिआयामी जो ये संरचना बनती है, ये संरचना होती कैसी है इसको भी याद रखिएगा। ये जो संरचना होती है तो मैं लिख दूं ऐसे कि इसकी संरचना, आपको याद होगा छोटी क्लासों में पढ़ा होगा आपने, 8वीं क्लास में और में हीरा पढ़ा होगा। इसकी संरचना समचतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है? समचतुष्फलकीय होती है, यानी 4 फलक होते हैं और 4 एक जैसे होते हैं, समान फलक वाले होते हैं, तो इनकी संरचना या इसकी संरचना समचतुष्फलकीय होती है। याद रह जाएगी बात। ऐसे जुड़े होते हैं, जैसे देखो ये कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से इस हिसाब से जुड़ा हुआ होता है। हालांकि अपन संरचना बनाएंगे इस कार्बन की, इसकी हीरे की, तो और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए आपको याद रखना है तो रख लीजिए, ये जो 2 संयोजकता होती है, क्रमागत 2 संयोजकता होती है, इनके बीच में जो कोण होता है वो 109 डिग्री और 28 मिनट का होता है। कल को पूछ ले आपको कि हीरे की 2 क्रमागत संरचनाओं के बीच में या 2 क्रमागत बंधों के बीच की दूरी कितनी होती है, सॉरी कोण कितना होता है? 109 डिग्री और 28 मिनट का होता है। आपको पूछ ले 2 बंधों के मध्य दूरी कितनी होती है, तो कार्बन के 2 बंधों के मध्य दूरी 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। इसको भी थोड़ा सा याद रख लेना, बाकी ये अपने सिलेबस के अंदर नहीं लिखी हुई तो आप इसको याद मत रखिए। ये रखिए कि इसकी संरचना जो होती है वो क्या होती है? समचतुष्फलकीय होती है। बाकी आप इसके बारे में और ये याद रख सकते हो कि ये जो हीरा होता है ये चमकीला होता है। मैं लिख दूं, देखो छोटी छोटी बातें ये आपको खुद याद रखनी है कि ये जो होता है ये चमकीला होता है, हीरा होता है ये चमकीला, है ना। इस पे अगर ज्यादा दाब पड़ जाए कोयले की चट्टानों पे तो ये क्या हो जाता है? पारदर्शी हो जाता है। तो ये भी कह सकते हैं कि ये क्या होता है? चमकीला होता है, ये पारदर्शी होता है। और आपको कुछ इसका याद रहे तो ये लिख सकते हैं कि इसका जो गलनांक होता है वो उच्च होता है। अपन ने पढ़ा था जब धातु पढ़ी थी तब अपन ने इनको पढ़ा था कि इसका गलनांक जो होता है वो क्या होता है? उच्च होता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको हीरे के बारे में ध्यान रखनी है कि वास्तव में हीरा जो होता है वो किस हिसाब से होता है, और इसका स्ट्रक्चर जो है, इसकी संरचना जो है वो मैं आगे की क्लास में बता दूंगा।
तो आपको ये अगर उतारना है तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसको उतार लीजिए। और आगे चलते हैं अपन इस हीरे के बाद में दूसरा जो टॉपिक है अपना, दूसरा जो कार्बन का अपर रूप है वो कौन सा है अपने पास में, ग्रेफाइट। तो ये आपने उतार लिया होगा और आगे चलते हैं अपन किस पे, ग्रेफाइट पे। देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं और अपन चलते हैं ग्रेफाइट पे। ग्रेफाइट आपने देख रखा होगा, किसी के अभी हाथ में भी ग्रेफाइट पकड़ रखा होगा, और नहीं तो छोटी क्लासों में ग्रेफाइट यूज लिया होगा। तो दूसरा देखो इसका अपर रूप पढ़ते हैं कौन सा, ग्रेफाइट। जो पेंसिल होती है अपनी, आधा याद तो उससे हो जाएगा, जो पेंसिल होती है जिससे अपन काम करते हैं, कच्ची पेंसिल जो होती है, लकड़ी वाली पेंसिल होती है, उसके अंदर जो लिखने वाला जो काला काला सा भाग होता है वो गहरे भूरे रंग का होता है, वो वाला जो होता है वही क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। तो आपको एक दो बातें तो ऐसे याद रह जाएगी कि वो गहरे भूरे रंग का होता है और वो चिकना होता है ना, चिकना होता है वो। आप अगर उसमें याद करना चाहो तो हीरे में एक बात और जोड़ लीजिए कि हीरा जो होता है ना, ये हीरा विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। यानी कार्बन का तो अपर रूप है, परंतु ये हीरा जो है ये विद्युत का क्या है, कुचालक है। इसको ध्यान में रखिए। देखिए ग्रेफाइट के अंदर पहली बात आपको क्या याद रखनी है, पहली बात ग्रेफाइट के अंदर आपको याद रखनी है कि जैसे उसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता था, प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता था, उसी हिसाब से इसके अंदर प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। तो देखो इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से, 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से, कार्बन परमाणुओं से, कार्बन परमाणुओं से संयोजित होकर, कार्बन परमाणुओं से संयोजित होकर, संयोजित होकर अपन लिख सकते हैं ये भी त्रिआयामी संरचना का निर्माण करता है। परंतु मैं दोनों टॉपिक, दोनों जो पॉइंट है एक में ही लिख दूं, तो इसमें लिख दूं कि इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से संयोजित होकर षटकोणीय संरचना का निर्माण करती है। कौन सी संरचना का, उसमें चतुष्फलकीय और समचतुष्फलकीय और इसमें षटकोणीय संरचना का निर्माण करती है, या संरचना का निर्माण करते हैं। यानी इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से मिलकर षटकोणीय संरचना का निर्माण करता है। तो पूछ लेंगे आपको एक नंबर का कि ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, तो ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो षटकोणीय होती है। आगे चलिए देखिए, देखो आपको वहां से दिख रहा होगा पेंसिल में से कि ये जो होता है ग्रेफाइट होता है, ये चिकना होता है, चिकना होता है, गहरे भूरे धूसर रंग का होता है, कलर याद रखो तो रख लो। और वो विद्युत का क्या था, कुचालक था। ये जो है ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। वो विद्युत का कुचालक था, यहाँ पे सुचालक होता है। अपन ने यहाँ पे पढ़ा कि एक कार्बन परमाणु होता है वो 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, पर भाई इसकी संयोजकता तो कितनी होती है अपन जानते हैं, 4 होती है। तो फिर इनसे क्यों जुड़ा होता है, 3 से, एक और संयोजकता कहाँ गई इसकी, तो एक इसके अंदर याद रखना है, एक क्या पाया जाता है इसके अंदर, द्विबंध पाया जाता है, एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, जिससे 2 बंध ये और 2 ये कितने हो जाते हैं, 4। तो ये बात भी लिख देता हूं कि इसमें ग्रेफाइट में, इसमें एक कोई भी बंध हो सकता है, वो इसमें एक द्विबंध पाया जाता है, इसमें एक द्विबंध पाया जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है, रख लोगे इसको याद। हालांकि इनके उपयोग और वगैरह ज्यादा है नहीं, और अगर आप याद भी रखना चाहो तो आप याद रख सकते हो कि हीरे का जो उपयोग होता है वो सामान्यतः अपन आभूषण और बनाने में करते हैं। दूसरा जो चट्टाने काटते हैं, क्योंकि ये कठोर होता है, हीरा जो होता है चट्टान काटने के काम में आता है, कांच को काटने में काम आता है। और इसका भी अगर ग्रेफाइट का याद रखना चाहो आप तो रख लो कि इसका पहला उपयोग तो पेंसिल बनाने में किया जाता है। दूसरा जो बैटरियां आती है अपनी गाड़ियों में, जो बैटरियां लगी होती हैं, उनके जो प्लस और माइनस वाले इलेक्ट्रोड होते हैं, उन इलेक्ट्रोडों को भी किससे बनाया जाता है, ग्रेफाइट से। हालांकि ये क्योंकि ये विद्युत का तो क्या करता है, चालन करता है, तो सुचालक है इसलिए बना लेंगे। अगली बात ये है कि इनका उपयोग जो है वो स्नेहक तेलों के रूप में किया जाता है।
यानी क्योंकि ये चिकना होता है तो मशीनों के अंदर जो तेल लेते हैं स्नेक तेल, उसके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आप ग्रेफाइट के बारे में सिंपल सी इतनी सी बात याद रखिए, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से मिलकर षटकोणीय संरचना बनाता है, जिसमें एक द्विबंध पाया जाता है। ये चिकना होता है, ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ये भी लिख सकते हो कि यह जो है ना, यह परतों के रूप में पाया जाता है, यह षटकोणीय परतों के रूप में पाया जाता है, परतों के रूप में पाया जाता है। यानी एक परत दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होती है, एक परत जो होती है, एक परत ऐसे दूसरी उसके ऊपर होती है। और ये क्योंकि चिकना होता है तो ये परतें आपस में क्या रहती है, फिसलती रहती है। तो इसको भी ध्यान रखना कि यह परतों के रूप में पाया जाता है तथा इसकी दो परतें आपस में चिकनी होने के कारण फिसलती रहती है। तो आप ग्रेफाइट के बारे में सिंपल सी इतनी सी बात याद रखिए, इसका ज्यादा वर्णन अपने पास नहीं है। तो आपको ये उतारना है तो आप इसको उतार सकते हो। और आगे चलते हैं अपन बात करते हैं किसकी, फुलरीन की। फुलरीन की देखिए, फुलरीन के बारे में अपने को इतना ज्यादा याद नहीं रखना, क्योंकि फुलरीन जो है वो कार्बन का एक अन्य अपर रूप है, मुख्य रूप से हीरा और ग्रेफाइट है। हालांकि संरचना में इन तीनों की बना के बता दूंगा, संरचनाएं अपने को तीनों की ही बनानी है। तो मैं लिखता हूं तीसरा जो इसका अन्य अपर रूप है वो कौन है, फुलरीन। देखो पहली बात तो यहीं से करते हैं कि मान लो आपको पूछ ले सबसे पहले ना C60 कार्बन की खोज हुई थी, तो आपको पूछ ले सर्वप्रथम किस कार्बन की खोज हुई, तो C60 की हुई थी, है ना। इसको ध्यान रख लेना थोड़ा सा। दूसरी बात आप याद रखना कि इसकी खोज है ना, इसकी खोज है वो अमेरिकी आर्किटेक्ट था, अमेरिकी, ऐसे लिख दो, अमेरिकी आर्किटेक्ट था जिसका नाम क्या था, बंकमेस्टर। क्या था, बंकमेस्टर फुलर था, बंकमिनिस्टर बोल दो चाहे बंकमेस्टर फुलर था, बंकमेस्टर फुलर था। इसने क्या की, इसकी सर्वप्रथम खोज की। बात ये इतनी ही याद रखनी है, सर्वप्रथम इसकी खोज अमेरिकी आर्किटेक्ट बंकमिनिस्टर फुलर ने की, इसलिए इसका नाम जो है क्या रख दिया अपन ने, फुलरीन रख दिया इसके नाम पे। दूसरी बात आपको याद रखना है क्या, दूसरी बात याद रखनी है कि इसकी जो आकृति होती है ना, इसकी आकृति कह दो या इसकी जो संरचना होती है, इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, फुटबॉल जैसी होती है, इसलिए इसकी संरचना को ही बोल दिया क्या होती है, फुटबॉल। हालांकि अमेरिका का एक धार्मिक स्थल है जिसको जियोडिक गुंबद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जियोडिक गुंबद। इसकी जो आकृति थी जियोडिक गुंबद के आकार की थी, तो उसके सम्मान में इसका कह दिया कि ये किसके समान है, फुटबॉल के समान है, इस गुंबद के समान है, तो ऐसा भी कह सकते हैं। और सबसे स्थायी है C60 जिसकी सर्वप्रथम खोज हुई थी। तो फुलरीन के बारे में भी इतना ज्यादा याद नहीं रखना, ये थोड़ी सी बातें याद रखना कि एक तो क्या होता है अपने पास में, सबसे पहले C60 की पहचान हुई थी और जिसमें परमाणु के फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इसकी खोज अमेरिकी आर्किटेक्ट बंकमिनिस्टर फुलर द्वारा की गई और इसकी आकृति है वो जियोडेसिक गुंबद के आकार की होती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, फुलरीन नाम रख दिया। तो इतनी सी बातों को इनको आप ध्यान में रखिए, आपको उतारना है तो आप इनको उतार लीजिए। और आगे चलते हैं अपन, कार्बन के ये 3 अपर रूप थे, इन तीनों अपर रूपों को अपन ने कंप्लीट पढ़ा। आपको ये याद करने, इनमें से पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है और ज्यादातर आपको हीरे में से प्रश्न मिल सकता है। अब आगे चलते हैं और आगे चलते हुए अपना टॉपिक आता है कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति, यानी ये सर्वोत्तम होता है सारों के अंदर, तभी तो जाके इसको पढ़ते हैं, नहीं तो दूसरे तत्वों को तो नहीं पढ़ते अपन। इसको क्यों पढ़ते हैं इसकी बात आज करेंगे। कुछ बात तो कल मैंने बताई थी, परंतु आज के दिन पे उस बातों को टाल के छोड़ दिया था कि अपना कल की क्लास में करेंगे। और आज बात करते हैं अपन क्या, आज की क्लास में अपन बात करते हैं कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति, कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति, सर्वों में उत्तम, सर्वोत्तमुखी, कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति, सर्वोत्तमुखी प्रकृति। देखिए क्या होती है कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति। आपको पता होगा अपन ने शुरुआत में पढ़ा था, शुरुआत में ये पढ़ा था अपन ने कि कार्बन जो होता है उसकी संयोजकता 4 होती है।
मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दे भी सकता है, परंतु ना ये लेता और ना क्या करता, देता। सबसे बड़ी खासियत ये है। ये क्या करता है, अन्य जो इसको देने वाले हैं, ज्यादातर एक संयोजी जो इलेक्ट्रॉन है जिनकी संयोजकता 1 होती है, उनके साथ में ये क्या कर लेते हैं, साझेदारी कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनों की और आपस में सहसंयोजी आबंध बना लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2-3 इसकी अच्छी अच्छी बातें हैं जिनके कारण इसकी जो प्रकृति है वो क्या होती है, सर्वोत्मुखी होती है। सबसे पहली बात तो आपको क्या याद रखनी है, सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि प्रकृति के अंदर उपस्थित प्रत्येक वस्तु में, ऐसे लिखूं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख सकते हो, प्रत्येक वस्तु में ये जो कार्बन है ये उपस्थित होता है। पहली बात तो ये, इस कारण इसको पढ़ते हैं प्रकृति सर्वोत्मुखी। पहली बात ये याद रखना कि कार्बन जो है प्रकृति में उपस्थित प्रत्येक तत्व में पाया जाता है या प्रत्येक वस्तु में पाया जाता है, इसलिए इसकी प्रकृति है वो सर्वोत्मुखी है। जहां तक कि जो मानव संरचना बनी हुई है, हमारी जो संरचना, हमारा जो शरीर बना हुआ है, ये मानव संरचना भी किससे बनी हुई है, कार्बन से बनी हुई है, इसमें भी कार्बन पाया जाता है। तो पहली बात याद रख लेना कि प्रकृति में उपस्थित प्रत्येक वस्तु या तत्व कार्बन से बना हुआ होता है, और जहां तक कि मनुष्य का शरीर जो होता है उसमें भी कार्बन पाया जाता है, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि इसमें कार्बन कार्बन के मध्य, यानी ये जो कार्बन होता है इसमें कार्बन कार्बन के मध्य बंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक जैसों का साथ में मिलना, एक जैसे गुण वालों का साथ में मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये क्या करते हैं, कार्बन कार्बन जो है वो आपस में क्या कर लेते हैं, सहसंयोजी बंध बना लेते हैं और आपस में मिलकर क्या करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। तो आपको दूसरी बात ये याद रखनी है कि इनमें, हालांकि ये रखना याद कि इनकी संयोजकता 4 होती है, अतः ये कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य भी सहसंयोजक बंध पाने की इनमें प्रवृत्ति पाई जाती है। ये जो कार्बन कार्बन के मध्य बंध है, ये कार्बन कार्बन के मध्य बंध वैसे तो 3 प्रकार से पाए जाते हैं, उनको थोड़े से अपन आगे पढ़ते हैं, इसके अंदर नहीं पढ़ते है। तो हालांकि कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति में पढ़ना चाहिए उसको, परंतु मैं इनको 3 ही बातों में यहाँ पे समाप्त करता हूँ। इतना ज्यादा इसको डिटेल में नहीं पढ़ते, इसको थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, क्योंकि वहां वो वाली चीज यहाँ पढ़ाने लग गए तो उसका औचित्य खत्म हो जाएगा। बाकी जो पार्ट चलेगा वो उसी पे चलेगा, कार्बन के बीच में जो बंध पाए जाते हैं उन पे। तो आप दूसरी बात ये याद रखना कि कार्बन कार्बन के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से सहसंयोजी बंध पाने की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। तीसरी बात ये याद रखना कि ये कार्बन के अलावा भी, यानी ये कार्बन के अलावा भी अन्य तत्व जो होते हैं, और अन्य कौन से, एक संयोजी तत्व जो होते हैं, उन एक संयोजी तत्वों के साथ में भी क्या कर सकते हैं, ये आबंध बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकते हैं, सहसंयोजी आबंध बना सकते हैं। तो 2 बातें याद रखना इसकी, ये तो रखनी है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है और कार्बन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य आबंध बनाने या कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी बंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और दूसरी बात याद रखना कि इसमें कार्बन के अलावा अन्य एक संयोजी यौगिकों के साथ में, जैसे अन्य एक संयोजी यौगिक, जैसे आप कह सकते हो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना, आदि आदि आदि, इनके साथ में भी क्या होती है, इनके बंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये इतनी सी बातें याद रखना, आप इनको लिख सकते हो, आप अपने विचारों से लिख सकते हो। मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसको या तो ऐसे शॉर्ट में लिख लीजिए, नहीं तो जल्दी जल्दी आप इसको लिख लीजिए। मैं बोल देता हूँ कि पहली बात तो ये याद रखनी है कि ये प्रत्येक वस्तु में उपस्थित होता है, और इसलिए है ना, इसकी प्रकृति जो होती है सर्वोत्मुखी होती है, जहां तक कि ये मानव संरचना में भी पाया जाता है। दूसरा, इसके अंदर कार्बन के अंदर क्या होता है, कार्बन के अंदर अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ में आबंध बनाने की क्षमता होती है, इसलिए इनकी प्रवृत्ति क्या होती है, इनकी प्रवृत्ति जो होती है वो सर्वोत्मुखी होती है। और दूसरी अपन कह सकते हैं बात की, ये अन्य परमाणुओं के साथ में भी है ना बंध बना सकते हैं, और इसलिए इनकी प्रकृति क्या होती है, सर्वोत्मुखी होती है। तो इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी, रख लोगे 3 बातें इसके कारण।
अब देखो आगे चलते हैं और यहीं से मैं रिलेट करता हुआ आगे चलता हूं। वो कार्बन की प्रवृत्ति में आप लिख सकते हो, आपको आए आगे कार्बन की प्रकृति लिखिए और बड़ा सा प्रश्न आए तो उसमें अभी जो बातें कर रहे हैं उनको आप उसमें लिख सकते हो। अब देखिए आपको एक तो ये याद रखना है कि श्रृंखलन का गुण पाया जाता है कार्बन में। हालांकि याद तो अपने को पहले ही करना था शुरुआत के अंदर ही, परंतु यहाँ पे मैं बता रहा हूं। देखिए श्रृंखलन का गुण यानी कार्बन के अंदर क्या होता है, कार्बन के अंदर कार्बन कार्बन आपस में संयोजित होकर लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। यानी ये कार्बन के अंदर ये लिखो कि इसके अंदर कार्बन कार्बन यौगिक आपस में संयोजित होकर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं जिसे श्रृंखलन का गुण कहा जाता है। अन्य तत्वों के अंदर ऐसा गुण उपस्थित नहीं होता। हालांकि एक तत्व होता है जिसका नाम होता है सिलिकॉन Si, परंतु ये हाइड्रोजन के साथ में बंध बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ में लंबी श्रृंखला बना सकता है, परंतु ये कितनी लंबी बना सकता है, ये 7 से 8 तत्वों तक की संरचना बना सकता है, 7 से 8 तत्वों तक की लंबी संरचना। परंतु ये जो कार्बन होते हैं लगभग 6000 से 7000 कार्बन की लंबी श्रृंखला बना सकते हैं अन्य तत्वों के साथ में जुड़कर, और खुद कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर लगभग 6000 से 60000। इस प्रकृति में उपस्थित ये अकेला तत्व है जिसके अंदर संकलन का गुण पाया जाता है, और 6000 से लगभग 6000 से 7000 तक की जो है ना कार्बन की श्रृंखला बना सकता है ये। और ये सिलिकॉन है अपने अंदर पास में, परंतु ये 7 से 8 तत्वों तक की श्रृंखला बना सकता है, इससे आगे ये संभव नहीं होती। तो एक बात ये भी ध्यान रखना, आप इसमें लिख सकते हो कि इसमें कार्बन कार्बन के मध्य कार्बन कार्बन आपस में संयोजित होकर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं जिसे संकलन का गुण कहा जाता है। ठीक है, याद रख लेना। इसके बाद में और क्या याद रखना, देखिए और ये याद रखना कि ये कार्बन कार्बन है। मैं ऐसे यहाँ पे बता दूं, देखो जैसे मैं आगे लिख दूं पढ़ेंगे तो सही, परंतु यहाँ लिख देता हूं। यानी ये जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी कार्बन और कार्बन मिलके आपस में लंबी श्रृंखला बनाते हैं, ये वाले जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं कार्बनिक यौगिक। एक होता है संतृप्त कार्बनिक यौगिक और एक होता है क्या, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। हालांकि आगे इनको हाइड्रोकार्बनिक यौगिक बोल देंगे क्योंकि कार्बन जो है उसकी प्रवृत्ति होती है वो ज्यादातर हाइड्रोजन के साथ में ही संयोग करता है। तो आपको पूछ ले संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, या ऐसा पूछ ले संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, तो दोनों एक ही बात है, उसको समझिए। देखिए अब देखना, ये कार्बन कार्बन है, इन 2 कार्बनों के बीच में एकल बंध पाया जा सकता है, यानी एक ही बंध है। इनके बीच में 2 बंध भी पाए जा सकते हैं, इनके बीच में 3 बंध भी पाए जा सकते हैं, जैसी जरूरत होगी वैसी। इसलिए तो इसकी प्रकृति सर्वोत्मुखी है। देखिए एक सर्वोत्मुखी प्रकृति कह रहे हैं इसको, क्यों, क्योंकि इनमें तीनों ही प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। जरूरत पड़ा तो सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, जरूरत पड़ी तो डबल, और नहीं तो ट्रिपल भी बना लेंगे ये। तो देखिए ऐसे कार्बनिक यौगिक, मैं ज्यादा परिभाषा नहीं लिखना, आपको खुद को लिखनी है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक या ऐसे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कह सकते हो, यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। याद रह जाएगी बात। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है उसे संतृप्त कार्बनिक यौगिक या संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहते हैं। दूसरा आपको याद रखना असंतृप्त में याद रखोगे कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आगे इनको पढ़ेंगे। यदि एक एक कार्बन के बीच एकल बंध है तो उसको बोला जाता है क्या, एल्केन। अगर द्विबंध पाया जाता है तो उसको बोला जाता है क्या, एल्कीन। आगे बढ़ेंगे विस्तार से। और अगर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो उसको बोला जाता है क्या, एल्काइन। ये बात आपको थोड़ी सी और याद रखनी ये सारी की सारी बात किसके अंदर है, कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति के अंदर ही याद रखनी है आपको। बाकी आपको ये बातें हैं ये थोड़ी सी अलग से भी पूछ सकते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, एल्केन किसे कहते हैं, एल्कीन किसे कहते हैं, एल्काइन किसे कहते हैं।
ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें एकल बंध पाया जाता है उसे एल्कीन कह दो, चाहे संतृप्त कह दो। डबल बॉन्ड वाले को एल्केन, डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन, ट्रिपल वाले को एल्काइन, और ये असंतृप्त और संतृप्त हो जाएगा। तो आपको ये वाली परिभाषाएं अगर लिखनी है तो आप इनको एक बार लिख लीजिए, बाद में चलते हैं अपन आगे। चलिए, आपने ये उतार लिया होगा, आगे चलते हैं। देखिए, थोड़ी सी एक दो बातें और ध्यान रखो इसके बारे में। आप जैसे कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति लिख रहे हो उसमें लिखते जाइए आगे आगे। आप पहले ये बात लिखिए, फिर ये लिखिए, फिर ये लिखिए, फिर संकलन का गुण लिख लीजिए, फिर संतृप्त लिख लीजिए, फिर असंतृप्त लिख लीजिए, फिर आगे लिखिए। देखिए ये जो कार्बन है, चाहे ये कार्बन के साथ में यह बंध बनाए, चाहे ये कार्बन है ये अन्य के साथ में बनाए, ये वाले बनने वाले बंध जो है वो स्थायी होते हैं। यानी इस प्रकार बनने वाले जो यौगिक होते हैं ये स्थायी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो बंध होते हैं वो प्रबल बंध होते हैं, प्रबल सहसंयोजी बंध होते हैं। तो आपको कह दे कि कार्बनिक यौगिकों के स्थायित्व का क्या कारण है, तो ये बताएंगे कि उनके मध्य प्रबल सहसंयोजी आबंध पाए जाते हैं, इसलिए ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। दूसरा कारण इसका ये भी लिख सकते हैं अपन कि ये स्थायी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो होता है, इनका आकार जो होता है वो छोटा होता है। छोटे आकार के कारण भी ये क्या करते हैं, यानी छोटे आकार होगा। मान लो जैसे मैं यहाँ परमाणु बनाऊं, ये परमाणु है, ये इसका नाभिक है। नाभिक में आपको पता है प्रोटॉन होते हैं, प्लस होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्लस वाला इन इलेक्ट्रॉनों को आपस में क्या करके रखता है, बांध के रखता है, जकड़ के रखता है। अब मान लो ये इतना सा आकार है, तो ये इसके पास में ज्यादा आकर्षण बल लगेगा, ज्यादा आकर्षण बल महसूस करेगा। ये थोड़ी सी कक्षा बड़ी हो जाएगी तो इनके बीच में इसके बीच में ज्यादा दूरी बढ़ जाएगी, तो आकर्षण बल थोड़ा कमजोर हो जाएगा। अगर और बड़ा आकार हो जाएगा तो और कमजोर हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा तो और कमजोर हो जाएगा। तो इनके स्थायित्व का दूसरा कारण ये है कि इनके आकार छोटा होने के कारण ये जो है ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। देखो ये छोटे छोटे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो आपस में अन्य तत्वों से जुड़ के यौगिक बना लेते हैं, जिनको कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो थोड़ा सा इस बात को भी याद रखना, आपको पूछ लेंगे कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो स्थायी क्यों होते हैं। क्योंकि पहली बात तो उनके बीच में प्रबल आकर्षण बल होता है, और दूसरा उनका आकार छोटा होता है, जिसके कारण नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता जो होती है वो सर्वाधिक होती है। इतनी सी बात याद रखना। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, आपको जो लिखना है वो लिख लीजिए। इसको डिलीट करते हैं और आगे चलते हैं। आगे चलते हुए अपन एक अच्छी सी चीज पढ़ते हैं। देखिए, हालांकि इसको पढ़ना तो पाठ के शुरुआत में था, परंतु कोई बात नहीं, अपन इसकी जो सर्वोत्मुख की प्रकृति है उसको उसकी सामान्य जानकारी के बाद में पढ़ते हैं। तो वो वाली जो चीज है उसको भी यहीं पे पढ़ेंगे। वो है क्या, आपने एक टॉपिक और है, छोटा सा एक नियम है जिसको बोलते हैं अपन जैव शक्ति का सिद्धांत। आपको पूछ लेगा भाई जैव बोल दो चाहे जीव बोल दो ना, जैव कह दो चाहे जीव कह दो, जैव शक्ति का सिद्धांत, जैव शक्ति का सिद्धांत कह दो या जैव शक्ति का नियम कह दो। देखिए मैं इसको लिखूंगा नहीं, एक बार बोल रहा हूं, आपको याद हो जाएगा बोलते ही। यानी जैव शक्ति का सिद्धांत होता क्या है कि एक वैज्ञानिक था जिसका नाम मैं लिख देता हूं, आपको याद नहीं रखना क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था बर्जीलियस। क्या नाम था? बर्जीलियस। ये बर्जीलियस था, जब ये कार्बन की खोज कर रहा था, इसने कहा था कि ये जो कार्बन होते हैं या कार्बनिक यौगिक होते हैं, इनका निर्माण करने के लिए सजीवों की आवश्यकता होगी। ये कह रहा है अगर सजीव नहीं होंगे तो कार्बनिक यौगिक नहीं बन सकते। तो आपको कह दे जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया था, तो बर्जीलियस ने, बाकी नहीं पूछेंगे। दूसरी बर्जीलियस ने दिया था, तो ये पूछेंगे जैव शक्ति का सिद्धांत होता क्या है, तो आप उसको बताओगे कि जैव शक्ति के सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल सजीवों के द्वारा ही संभव हो पाता है, निर्जीवों के द्वारा इसका निर्माण संभव नहीं होता। याद रह जाएगी ये बात। क्या लिखोगे, खुद लिख लो कि इस नियम के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल सजीवों द्वारा ही संभव है, निर्जीवों द्वारा इनका निर्माण नहीं किया जा सकता। परंतु क्या हुआ, इसके किस्मत खराब थे बर्जीलियस की, और एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था वोलर। नाम याद रखना इसका, वैज्ञानिक का वोलर, अपनी बुक में भी दे रखा है। इसने क्या किया, इसने ये किया
कि प्राकृतिक रूप से जो ये निर्मित था इसको कृत्रिम रूप से बना के बता दिया, यानी कृत्रिम कार्बनिक यौगिक बना दिया इसने, कृत्रिम कार्बनिक यौगिक बना दिया। अब कृत्रिम कार्बनिक यौगिक बना दिया तो इसकी बात जो थी वो झूठी निकल गई, क्योंकि इसने कहा जीव शक्ति सिद्धांत ने कहा कि जीवों से ही बन सकते हैं कार्बनिक यौगिक। हालांकि ये नियम पहले दिया गया था जीव शक्ति सिद्धांत के बारे में, इसलिए अपने को पढ़ना पड़ता है कि पहले तो यही माना जाता था कि कार्बनिक यौगिक है वो उनका निर्माण किस में होता है, जीवों के अंदर ही होता है। परंतु इसने क्या किया, एक कार्बनिक यौगिक बनाया लाइब्रेरी के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर, और प्रयोगशाला के अंदर कार्बनिक यौगिक बनाया जिसका नाम क्या था, यूरिया बनाया। क्या बनाया, यूरिया बनाया। यानी ये यूरिया है, ये एक कार्बनिक यौगिक है और ये किसने बना के बता दिया, वॉलर ने। तो फिर इसने इसके नियम का क्या कर दिया, जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन कर। तो इस हिसाब से इसके अंदर 3 प्रश्न बनते हैं यहाँ से। जैव शक्ति का सिद्धांत किसने दिया, बर्जीलियस ने। जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किसने किया, वॉलर ने। प्रथम कृत्रिम रूप से निर्मित कार्बनिक यौगिक कौन सा था, यूरिया था। और जैव शक्ति का सिद्धांत क्या था कि जैव शक्ति सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है वो केवल सजीवों द्वारा ही संभव होता है, निर्जीवों द्वारा इसका निर्माण करना संभव नहीं होता। तो आप एक जैव शक्ति सिद्धांत को भी उसके अंदर लिख लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर। चलिए मैं फिर से इसको डिलीट करता हूँ और आगे चलता हूँ। ये एक छोटा सा बीच में नियम था, आपको याद रखना है, पूछ सकते हैं आपको। ये सर्वोत्मुखी प्रकृति में ही मानो कि है ना, कार्बन जो होता है इसका निर्माण सजीवों के द्वारा भी किया जा सकता है, निर्जीवों के द्वारा भी किया जा सकता है, प्रयोगशाला में भी इसका क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। आगे चलिए देखिए, आगे चलते हैं और आगे वापस आ जाते हैं अपन कहां पे, संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों के अंदर। देखिए क्लासें लंबी हो रही है परंतु कोई बात नहीं, आप समझते जाना। वापस में आ जाता हूं किस पे, अब इंटरेस्ट टॉपिक शुरू हो जाता है। अब शुरू करते हैं अपन क्या, संतृप्त एवं असंतृप्त, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, या इनको कह सकते हैं हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। अब देखिए क्या होते हैं ये, बताऊंगा वो सेम ही बात, ज्यादा नहीं, कुछ चीज नहीं है इसके अंदर, क्योंकि अपन ने ये अभी पीछे पढ़ लिया था। आप आसानी से जानते हो कि संतृप्त कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाए। और आप अच्छे से जानते हो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वो क्या होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो द्विबंध पाया जाता हो और या क्या पाया जाता हो, त्रिबंध पाया जाता हो। ये बात आप जानते हो और अपन ने पीछे पढ़ा था। वास्तव में यही है संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। अब देखिए ये कार्बनिक यौगिक हैं संतृप्त और असंतृप्त, तो ये किस हिसाब से इनका निर्माण होता है, कैसे बनते हैं ये। यानी पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये कार्बनिक यौगिक लंबी श्रृंखलाओं के रूप में भी हो सकते हैं, ये शाखाओं के रूप में भी हो सकते हैं। शाखा में लंबी श्रृंखला में ऐसे लिख दूं मैं यहाँ पे, ये लिखूं कि कार्बन यौगिक होते हैं ये लंबी श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं, जिसे संकलन का गुण कहा जाता है। अपन ने पीछे पढ़ाई था इसको, ऐसे लंबी श्रृंखला बना ली, ये 6 से 7,000 कार्बन तक की। दूसरा ये कैसे पाए जा सकते हैं, शाखाओं में पाए जा सकते हैं कार्बन, है ना। ये कार्बन ऐसे शाखाओं में ऐसे बन जाए, शाखाएं इनकी ऐसे, शाखा कितनी भी शाखाएं बन जाए, जैसे पेड़ों की शाखा नहीं होती, ऐसे कितनी भी शाखा बन जाए, ऐसे पेड़ जैसे होते पेड़ों की शाखाएं होती है वैसे। तो ये शाखाओं के रूप में भी पाए जा सकते हैं, या ये वलय के रूप में भी पाए जा सकते हैं। वलय मतलब रिंग के बारे में, जैसे ऐसे पाए जा सकते हैं, है ना, ऐसे पाए जा सकते हैं, कैसे भी पाए जा सकते हैं ये कार्बनिक यौगिक। यानी कार्बनिक यौगिकों को लिखने के 3 तरीके होते हैं। लंबी श्रृंखलाओं में लिख दो उनको, शाखाओं के रूप में लिख सकते हैं, लिख क्या सकते हैं, ये पाए जा सकते हैं, और ये वलय के रूप में भी पाए जा सकते हैं। तो देखिए मैं बात करता हूं 2-3 यौगिकों की। यानी क्या करते हैं अपन, ये पढ़ते हैं संतृप्त है, संतृप्त तो संतृप्त में आता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। संतृप्त में आता है एल्केन, असंतृप्त में आती है एल्कीन और एल्काइन। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इनका। कैसे ध्यान रखोगे, देखो आपको पता है संतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनको अभी पीछे बोल रहे थे अपन, एल्केन होता है, और असंतृप्त होते हैं उनमें एक को तो बोला जाता है एल्कीन,
क्योंकि डबल बॉन्ड होता है उसके पीछे एल्कीन ईन आता है, सिंगल बॉन्ड वाले के पीछे एल्केन एन आता है, और ट्रिपल बॉन्ड वाले के पीछे आइन आता है, एल्काइन आइन आता है। इसको क्या बोल देते हैं अपन, एल्काइन, एल्काइन। ऐसे ये काम आएंगे, आइन ईन और एन आगे काम आएंगे। ये पीछे लग रहे हैं इन शब्दों के, एल्क के पीछे लग रहे हैं एन इन आइन। और आपको पता होगा हिंदी के अंदर किसी शब्द के पीछे कोई शब्द लगता है तो उसको क्या बोला जाता है, प्रत्यय बोला जाता है। तो ये प्रत्यय का काम करता है, यहाँ पे प्रत्यय तो नहीं बोला जाता, इनको क्या बोला जाता है, अनुलग्न बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अनुलग्न बोला जाता है, तब जाके ये बन जाते हैं ऐसे। जैसे आपको पूछ लेना एल्केन का अनुलग्न क्या होता है, तो एन होता है। क्या होता है, एन, पीछे नाम आ रहा है ना, एल्केन का अनुलग्न एन, एल्कीन का अनुलग्न क्या होता है, ईन, इसका क्या होता है, आइन, एल्काइन। ऐसे याद रख लोगे। अब मैं 3 तत्व लिख रहा हूं, यहाँ पे 3 कार्बनिक यौगिक लिख रहा हूं। एक लिख रहा हूं क्या मैं, एथेन, एक क्या लिख रहा हूं मैं, एथेन, दूसरा मैं क्या लिख रहा हूं, एथीन, और तीसरा मैं क्या लिख रहा हूं, एथाइन। आपको बात समझ में आ रही है क्या, या नहीं आ रही, ऐसे लिख रहा हूं मैं, एथाइन, एथाइन। ऐसे देखो, अगर कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होगा तो एथेन। ये कैसे आएंगे एथेन मेथेन, मैं बताता हूं अभी, पहले आप सुन लो। मैंने एक एल्क की जगह एथ जोड़ दिया, ये समझो, एल्क की जगह मैंने कोई यौगिक एथ लिख दिया, समझना सिर्फ। पीछे एन लगा दिया तो एथेन, पीछे इन लगा दिया तो एथीन, पीछे आइन लगा दिया तो एथाइन। आपको पूछ ले एथीन किस प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, असंतृप्त, सॉरी संतृप्त। एथीन किस प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, असंतृप्त। एथाइन किस प्रकार का, असंतृप्त। पढ़ लोगे पीछे वाले एन इन आइन देख के पता कर लोगे, संतृप्त है, असंतृप्त है, एल्केन है, एल्कीन है और एल्काइन है। और इससे ही आप समझ जाओगे, एन है तो समझ जाओगे एकल बंध है, इन है तो समझ जाओगे द्विबंध है, और आइन है तो समझ जाओगे त्रिबंध है। मैं इसको इधर लिख देता हूं। आपको याद रखना है, अगर कहीं पर भी आपको एक कार्बन दिखे तो उस एक कार्बन को बोला जाता है मेथ। क्या बोला जाता है, मेथ। 2 कार्बन हो तो 2 वाले को क्या बोला जाता है, एथ। 3 कार्बन हो तो 3 वाले को क्या बोला जाता है, मेथ, एथ, तो 3 वाले को बोला जाता है प्रोप। ऐसे कार्बन श्रृंखलाओं में दिख जाए ना, एक कार्बन दिख जाए तो मेथ, डबल साथ में दिख जाए तो एथ, 3 दिख जाए तो प्रोप। मेथ एथ प्रोप याद रखना है, अपनी बुक में भी लिख रखे हैं ये, मेथ एथ प्रोप। अगला याद रखना है ब्यूट, अगला याद रखना है क्या, पेंट। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। छठा याद रखना है क्या, हेक्स। सातवां याद रखना है क्या, हेप्ट, हेक्स हेप्ट। आठवां याद रखना है क्या, ऑक्ट, हेक्स हेप्ट और ऑक्ट। नौवां याद रखना है आपको क्या, नॉन, हेप्ट ऑक्ट नॉन। और 10वां याद रखना है आपको क्या, डेक। याद रह जाएंगे, बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। साथ साथ में बोलिए मेरे साथ में एक बार, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन और डेक। याद हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन और डेक। याद हो जाएंगे ना। बार बार पढ़ोगे, बार बार इनको काम में लेंगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा। बार बार बोलोगे मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन और डेक। याद हो जाएगा इतने से। अब देखिए मैं क्या करता हूं, पहले तो मैं इनकी संरचना बना रहा हूं, बाद में मैं आगे इन पे चलता हूं। देखो मैंने 2 कार्बन वाला लिखा, एथ लिखा है, तो मैंने 2 कार्बन लेके चलना है मुझे। ये 2 कार्बन लेने हैं मुझे, इसके अंदर भी एथ है तो कार्बन तो 2 ही लेने, इसके अंदर भी एथ है तो कार्बन तो 2 ही लेने। बात समझ रहे हो ना। फिर इसके अंदर एन है तो एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, एकल बंध होगा इसके बीच में। इन है, इसके बीच में डबल बॉन्ड होगा, इन का मतलब। इनके बीच में आइन है, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये लो ट्रिपल बॉन्ड। समझ रहे हो बात को। तो फिर एकल बंध है तो इनको कितने हाइड्रोजन की जरूरत होगी भाई, 3 हाइड्रोजन की जरूरत होगी। ये 3 हाइड्रोजन दे दी, इसको भी 3 हाइड्रोजन की, क्योंकि इसकी संयोजकता 4 पूरी करनी अपने को। और इसको तो अपन ने शायद पीछे बनाई थी, इसकी बिंदु संरचना नहीं बनाई थी, मेथेन की CH4 की बनाई थी। इसके पास में देखिए 2 तो ये बंद है तो इसको 2 ही हाइड्रोजन की आवश्यकता है, क्योंकि 2 बंद ये 2 ये कितने हो गए 4। इसको भी 2 की जरूरत है क्योंकि 2 ये बन गए, 2 ये 4 हो गए। इसको एक एक की जरूरत है, एक इधर और एक इधर। क्यों, क्योंकि 3 और 1 4, 3 और 1 कितने हो गए 4 हो गए। इनकी आप बिंदु संरचना बना सकते हो, आसानी से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो देखना।
मैं इन बंधों को हटा के क्या दिखा दूं, इन बंधों की जगह इलेक्ट्रॉन दिखा दूं, क्या फर्क पड़ता है। ये लो, जो भी ये बंध है इनको हटाया और क्या दिखा दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। अभी दिखा देता हूं, देखो इसके पास में एक, इसके पास में भी एक, समझ रहे हो ना, इसके पास भी एक, 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 इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास। समझ रहे हो ना, एक ही हाइड्रोजन के पास है, एक कार्बन के पास है, और ये भी एकल एकल बंध बनाएंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। तो देखना, इसको दे दें ये दो बन गए, इसको दे दें ये दो बन गए, इसको दे दें ये दो बन गए, इसको दे दें, इसको दे दें, सारों को दे दे भी, ये लो दे दिए। अब इसके पास में करने तो एक तो इसका दे दे तो दो ये हो जाएंगे, दो ये 4, 2 6, 2 8, तो इसको ऐसे बना देते हैं। कैसे, ये लो ऐसे बना दी, और इसको इस वाला दे दें ये वाला, तो इसकी ये बना देंगे, ये लो बना दी, बिंदु संरचना बन गई। सिंपल सी बिंदु संरचना है, देखिए उसकी तो एकदम सिंपल सी। मैं इसको थोड़ी सी खुली लिख देता हूँ, थोड़ी सी खोल के लिख दो, इसको भी खोल के लिख देता हूँ। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, दो दो इलेक्ट्रॉनों का आपस में क्या होगा, आदान प्रदान होगा। क्यों, क्योंकि इनके पीछे ईंध लगा हुआ है, डबल बॉन्ड की क्या करानी है, शेयरिंग करवानी है। मैं एक हाइड्रोजन इधर लिख दूं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, और एक इधर लिख देता हूं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, सही है। इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक हाइड्रोजन को लिख देता हूं इसका, और इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक हाइड्रोजन का लिख देता हूं इसका, सही है ना। इसके 4 दिखा दिए, इसके एक एक दिखा दिए, इसके 4 एक एक। ये इससे ले लेगा काम पूरा, ये इससे ले लेगा काम पूरा, ये इससे ले लेगा, ये इससे ले लेगा। ये बिंदु संरचना मैंने कल की क्लास में अच्छे से बताई थी, नहीं देखिए तो आप देख सकते हो। ये वाला इसके 2 ले लेगा तो ये ऐसे बना लेगा, देखिए ये इस हिसाब से। ये इसके ले लेगा तो कैसे बना लेगा, ये वाला कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन लेके और ऐसे बना लेगा, ऐसे देखना 2 4 6 8 बन गए ना दोनों के पास में। ये एथेन की संरचना होगी। ऐसे ही एथाइन की बना लेंगे, तो एथाइन की कैसे बनाएंगे, देखिए मैं यहाँ पे बना दूं एथाइन की। एथाइन में कार्बन कार्बन के बीच में तीन तीन जो होंगे उनकी शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉनों की, तो 1 2 3, 1 2 और 3। पीछे बचे एक एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक, इसके पास एक, एक हाइड्रोजन इसके पास एक, इसके पास एक, ये इससे ले लेगा और ये वाला इससे ले लेगा, सही है। अब ये क्या करेगा, ये इससे ले लेगा ये वाले इलेक्ट्रॉन, और ये वाला क्या करेगा, इससे ले लेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन। ऐसे बिंदु संरचना बन जाएगी किनकी, देखिए कितने 3 3 6 2 8 इसके हो गए, 2 2 4 2 3 5 3 8 इसके हो गए ना। आपको पूछ ले, किसी की भी पूछ ले, अब इसमें से सारों की बना दोगे ना, बना दोगे नहीं, बनानी है सारों की संरचना अपने को बना दोगे ऐसे। मेन बात चल रही थी संतृप्त असंतृप्त पे, एल्केन एल्किन एल्काइन पे, एन इन आइन पे चल रही थी, एन इन आइन बना दी। एन का मतलब एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध बना लोगे ऐसे, ठीक है। आपको अगर ये उतारना तो आप उतार सकते हो एथेन एथीन एथाइन की संरचना। ये वाले कार्बन लिखे, इनकी थोड़ी सी मैं बात करता हूं और मैं इस क्लास को बाद में विराम देता हूं। पहले देखिए, चलिए अपन बात करते हैं किसकी, इनकी करते हैं संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों की बात करते हैं। और इसके अंदर ही क्या होता है, ये तो 10 के 10 ये रहते ही हैं, ये तो 10 के 10 रहते ही हैं। मैं यहाँ पे लिख दूं 10 के 10 कैसे रहते हैं, एक बार और लिख दूं जल्दी जल्दी, देखिए मेथ 2 नंबर पे, आप साथ साथ में बोलिए एथ, 3 नंबर पे मेथ एथ प्रोप, 4 नंबर पे क्या ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 5 नंबर पे क्या पेंट, 6 नंबर पे क्या हेक्स, 7 नंबर पे क्या हेक्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। मैं एक बार यहाँ 6 तक के लिखता हूँ। देखिए मुझे क्या करना है, पहले एल्केन लगाना है, तो एल्केन के पीछे एन लगाना पड़ेगा, फिर मुझे एल्कीन यानी असंतृप्त बनाना है तो इन लगाना पड़ेगा, और मुझे तीसरा एल्काइन बनाना है तो मुझे आइन लगाना पड़ेगा। इसी एक ही कार्बन वाले के 3 रूप बनाता हूं, कैसे देखो, एन लगा दो इसके पीछे, एन लगा दो तो क्या बन जाएगा, ये मेथेन, इन लगा दो तो ये क्या बन जाएगा, मेथीन, और आइन लगा दो तो ये सेम क्या बन जाएगा, मेथाइन। नहीं समझे क्या, समझ गए। अगर एथ के पीछे एन लगा दो तो क्या बन जाएगा, एथेन, एथ के पीछे एन लगा दो तो क्या बन जाएगा, एथीन, इसके पीछे लगा दो तो क्या बन जाएगा, एथाइन, एथाइन। अभी बनाई थी ना एथेन एथीन एथाइन तीनों की संरचना। इसकी बात करो तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन, इसके लिए क्या बन जाएगा, प्रोपीन, इसके लिए क्या बन जाएगा, प्रोपाइन,
तो अब देखना आगे इनको काम में लेंगे। आपको आज की क्लास तक मैं यहीं विराम देके आपको क्या बता दूं, आगे आप कर लेना। ब्यूटेन ब्यूटीन ब्यूटाइन, पेंटेन पेंटीन पेंटाइन, हेक्सेन हेक्ट क्या है हेक्सेन, 6 नंबर पे हेक्स है, हेक्स, हेक्सेन हेक्सीन हेक्साइन। 7 नंबर पे क्या आता है हेप्ट, हेप्टेन हेप्टीन हेप्टाइन, ऑक्टेन ऑक्टीन ऑक्टाइन, नोनेन नोनेन नोनिन नोनाइन और डेकेन डेकिन डेकाइन। याद हो जाएंगे इतने, ये याद रखने। 10 तो किसी भी हालत में याद रखने, मेथ एक प्रोब्यूट पेंट हेक्स हेप्टॉक नॉन डेक और एन लगाओगे तो मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन, इन लगाओगे तो बन जाएगा मेथिन एथिन प्रोपिन ब्यूटिन पेंटिन हेक्सिन हेप्टिन और अगर आइन लगाओगे तो मेथाइन एथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन पेंटाइन हेक्साइन, ऐसे बन जाएंगे। इनको याद रखिएगा। कार्बन के यहाँ तक की जो अपन ने क्लास पढ़ी उसके अंदर क्या पढ़ा अपन ने कि संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनके बीच में दोनों ही तीनों प्रकार के बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है और ये किस प्रकार से होती है ये वाली अपन ने पढ़ ली और ये 10 कार्बन याद रखने। तो आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा, आपको ये पूरी बातें याद रखनी है। पहली बात तो अपन ने क्या पढ़ा कि अपन ने ये पढ़ा कि अपर रूप पढ़े कार्बन के, आप याद रखोगे कार्बन के 3 अपर रूप पढ़े, हीरा ग्रेफाइट पुनरीन। दूसरा आप क्या याद रखोगे, दूसरा अपन ने कार्बन की क्या पढ़ी थी, अपन ने कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति पढ़ी थी अपन ने, ये सर्वोत्तमुखी प्रकृति याद रखना। तीसरी अपन ने एक सिद्धांत पढ़ा था क्या, जैव शक्ति सिद्धांत पढ़ा था अपन ने। और अगला अपन ने चौथा क्या पढ़ा था, चौथा पढ़ा था संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक या कार्बनिक यौगिक पढ़ा था अपन ने। तो ये 4 टॉपिक अपन ने पढ़े, इनके अंदर ये सारा पढ़ा, आप इनको याद रखिएगा। एक बार में समझ में नहीं आती तो क्लासों को बार बार में देखिएगा। ये जो पूरा लेसन है मैं लंबी लंबी क्लासें बना के क्यों इनको जल्दी जल्दी मैं पूरा करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी जो पार्ट है ये थोड़ा सा लंबा भी है और ये सबसे मोस्ट भी पार्ट है, तो ये एक जगह सारा पार्ट मिल जाए ऐसी बात है, इसलिए ना जिससे फायदा हो जाए इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लंबा लंबा खींच के और सारी चीजें एक साथ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इनको पढ़ते जाइए, आगे अपन और पढ़ते हैं इनको विस्तार से। आज की क्लास को तो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।